हेलो फ्रेंड्स, सभी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग ने पीछे देखा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वहाँ की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में हमने देखा है। और एक क्रम से हम लोग हड़प्पा सभ्यता की जो सीरीज है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो सीरीज है, उसको हम कंटिन्यू किए हुए हैं। आज हम क्या करेंगे, इस हड़प्पा सभ्यता को समाप्त करेंगे और ये अंतिम लेक्चर होगा। उसके बाद हम आगे वैदिक सभ्यता की ओर हम लोग शिफ्ट होंगे। तो मैं आशा करूंगा कि जो भी लेक्चर आप लोग देखे होंगे आपको बेहतर से समझ में आया होगा, है कि नहीं? तो आप लोग कमेंट करके आगे भी हमको एक तरीके से बताते रहिएगा कि आप लोग किस टाइप के और इसमें कंटेंट अगर अच्छा से चाहते हैं तो और थोड़ा भी मैं देने का कोशिश प्रयास करूंगा। तो मैं देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करूंगा। और ये अंतिम लेक्चर होगा जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता की जो भी वहाँ से भारत सीखा है, यानी हड़प्पा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा पिछली क्लास में कि एक नगरीय सभ्यता थी और एक विकसित सभ्यता थी। पूरे विश्व में सबसे एक तरीके से पहली विकसित सभ्यता मानी जाती है। तो भारत इससे क्या सीख सकता है, यानी भारत को इस पैटर्न से जो नगरीय नियोजन था हड़प्पा सभ्यता में, उससे आज के वर्तमान समय में क्या सीख ले सकता है अपने नगर नियोजन में, प्लानिंग में। और उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति कैसे हो जाती है, यानी इसके पीछे जिम्मेवार कारक कौन कौन होते हैं कि आखिर एक पुरानी सभ्यता जो समाप्त हो जाती है, एक विकसित सभ्यता जहाँ पर व्यापार विदेशों से हुआ करते थे, जहाँ की इकोनॉमी एक माना जाता है कि हाई ग्रोथ वाली इकोनॉमी थी यहाँ पर। तो एक एक करके सारी बातों को हम देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे क्या, घाटी सभ्यता की देन। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी देन क्या है। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी आज से 4,500 साल पहले की ये सभ्यता मानी जाती है। तो वहां से भारत को क्या मिला, भारत उससे क्या सीखा, और आगे वाले वर्षों में, आने वाले समय काल में भारत इससे क्या सीख ले सकता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की देन हम बात कर लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की देन क्या है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है एक तरीके से नगरीय सभ्यता थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो देन में हम प्रमुख बातें करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से भारत को क्या मिला, नगर नियोजन मिला। नगर नियोजन करने की जो प्रक्रिया भारत सीखा है, यानी करने का मतलब जो एक तरीके से जब भारत में शहरीकरण होता है तो शहरीकरण में किस प्रकार नियोजन होता है, यानी प्लानिंग होता है। प्लानिंग किस चीज का, तो कौन सा भवन किधर बनाया जाना चाहिए। और उसके साथ उसके साथ साथ उसके साथ साथ नगर नियोजन में क्या सीखा, जैसे हम बात कर लेंगे कि जो नगर होगा उसमें जो जल निकासी होगा उसके पैटर्न क्या होंगे, जल निकासी के लिए क्या करना चाहिए। भारत ये तो सीखा है कहीं ना कहीं, जल निकासी की प्रक्रिया भारत सीखा। ये सब हड़प्पा सभ्यता की देन है। इसके साथ साथ माना जाता है कि जो भारत में पक्की सड़कें आज बनी है, पक्की सड़कें बनाने की प्रक्रिया ये भी हड़प्पा की देन मानी जाती है। तो भारत जो नगर नियोजन करने की जो टेक्निक है, प्रक्रिया है, प्लानिंग है, वो कहाँ से सीख रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से। कि एक प्रॉपर जो शहर होता है, अर्बन एरिया जो होता है, उसमें जल की निकासी के लिए क्या होना चाहिए, यानी प्रॉपर जल को बाहर निकालना शहर से। उसके साथ साथ शहर जो भी होगा उसमें जो आवास होंगे, जो सेटलमेंट होंगी, बस्तियां होंगी, उसको किस दायरे में, किस साइड में उसको बसाया जाना चाहिए, कहाँ से रोडों का निर्माण किया जाना चाहिए, कहाँ से गली निकाला जाना चाहिए। ये सारी चीजें हड़प्पा सभ्यता से भारत वर्तमान में भी सीख रहा है। आप लोग देख रहे होंगे जो स्मार्ट सिटी है, ये भारत सरकार का एक लक्ष्य भी है कि स्मार्ट शहर बनाना है हमको। तो स्मार्ट जो शहर बन रहे हैं, स्मार्ट सिटियां बन रही है, ये किसके पैटर्न पर बन रही है, कहाँ से हमने इसको एक्सेप्ट किया, कहाँ से हमने सीखा है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की देन है कि भारत आज भी जो स्मार्ट शहर बना रहा है, गुजरात जैसे बड़े बड़े शहरों को बनाया जा रहा है, तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन है, सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। क्योंकि वहाँ पर एक विकसित नगर नियोजन देखने को मिलता है। तो नगर प्लानिंग की जो प्रक्रिया है भारत कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से सीखा है। इसके अलावे
इसके अलावे भारत क्या सीखा, भारत क्या इसे सीखा है, तो दशमलव जो प्रणाली है, इसके आधार पर जो माप तोल की टेक्निक मानी जाती है, दशमलव प्रणाली, माप तोल की प्रक्रिया, माप तोल की एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट हम बोल सकते हैं, अवधारणा है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो दशमलव प्रणाली, माप तोल की प्रणाली है, ये कहीं ना कहीं भारत जो सीखा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। इसके अलावे हम बात करेंगे और क्या सीखा है भारत, भारत इसे इसे क्या एक्सेप्ट किया। तो आप देखे होंगे प्रकृति की पूजा, जो भारत में आज प्रकृति की पूजा होती है मूर्ति पूजा के साथ साथ, ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। हालांकि मूर्ति पूजा का प्रमाण इसमें बड़ा विवादित है। हमने धार्मिक के जीवन के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो उस समय हमने देखा था कि संभवतः माना जाता है कि जो मूर्ति पूजा है, जो मूर्ति बना करके देवताओं की पूजा की जा रही है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। हालांकि ये सटीक नहीं है, इतिहासकार इस बात को मतलब मानने से इनकार करते हैं, खारिज करते हैं कि ऐसा नहीं था। जो सिंधु घाटी सभ्यता था उस समय लोग प्रकृति की अधिक पूजा करते थे। प्रकृति जैसे एक तरीके से हम बोले धरती की, आग की, अग्नि की, वायु की पूजा कर रहे हैं, इंद्र की पूजा कर रहे हैं। हालांकि आपको इसका मतलब कि अधिकतर प्रमाण देखने को मिलेगा वैदिक सभ्यता में देखने को मिलेगा। तो प्रकृति पूजा जो भारत सीखा है, ये हड़प्पा सभ्यता से सीखा है। उसके अलावे जो लिंग योनि की पूजा की प्रक्रिया भारत में बढ़ी, लिंग योनि की पूजा जो शंकर के देखते हैं, शंकर की किसकी पूजा की जाती है, लिंग वो योनि की पूजा है। तो शंकर की पूजा यहाँ से मानी जाती है, लिंग योनि की पूजा की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से मानी जाएगी। उसके अलावे जो आप देखते हैं स्वास्तिक, जो आपके किसी भी शुभ कार्य में इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, स्वास्तिक। हमने बताया है कि स्वास्तिक कैसा था, कैसा बनता है ये चित्र, ये ऐसा ही बनता है स्वास्तिक। तो ये जो है इसका जो प्रमाण हमको मिला है हड़प्पा सभ्यता से, यानी जो हड़प्पा स्थल था वहां से प्राप्त हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता से आगे भारत इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया है। और आज भी जो भी मांगलिक कार्य होते हैं भारत में, इसे जो सिंबल है खास करके हिंदू धर्म में इसका प्रयोग भी होता है, इसका यूज होता है। तो ये कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। तो स्वास्तिक चिन्ह हो गया, लिंग योनि की पूजा, प्रकृति की पूजा, दशमलव प्रणाली जो माप तोल की एक कंसेप्ट है, प्रक्रिया है, ये भी सबसे बड़ा अगर हम बात कर ले कि सबसे बड़ी देन क्या है, ये नगर नियोजन है। जो भारत में आज स्मार्ट शहर बन रहे हैं, इसी के अवधारणा पर, इसी के कंसेप्ट पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। जैसे हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, जैसे भारत से हमको मालूम है कि हमने पढ़ा पहले पिछली क्लासों में कि मिस्र से व्यापार होता था, उसके साथ मेसोपोटामिया से होता था, मध्य एशिया के बहुत सारे देश थे कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता से प्रॉपर व्यापार हुआ करते थे। तो जो आज हम व्यापार कर रहे हैं विदेशों से, और विदेशों से कुछ हम चीज़ों को मंगाते भी हैं, यानी आयात करते हैं, और अपनी चीज़ों को कुछ निर्यात करते नहीं, भेजते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। उस समय से बंदरगाह का महत्व हमने देखा कि लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। हालांकि लोथल के अलावा बहुत सारे बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं, लेकिन एक फेमस बंदरगाह हम बात करेंगे तो लोथल की नाम सबसे पहले आती है। उसके अलावा प्रभास पाटन है, रंगपुर है, ये भी क्या था, एक बंदरगाह था। तो आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में इतने महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जिससे व्यापार की प्रक्रिया क्या हुई, सुलभ हुई। व्यापार एक दूसरे देशों के बीच हो रही है, एक दूसरे अपने विकास के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। आज भी देखिएगा जो आप देख रहे हैं ट्रेड का, हालांकि अब तो ट्रेड वार का एक मामला आ रहा है कि पहले विश्व युद्ध के द्वारा जो हम बोलते हैं कि वर्ल्ड वार की समस्या हुआ करती थी, आज के समय में ट्रेड वार है। तो जो आप देख रहे हैं व्यापार करने की, ट्रेड करने की जो प्रक्रिया भारत जहाँ से एक्सेप्ट किया, जहाँ से अवधारणा को अपनाया, ये सिंधु घाटी सभ्यता की देन मानी जाती है। तो व्यापार भी अगर होता है भारत में तो सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। अगर आप देखते हैं परिवहन की भी सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। जैसे बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी आप देखते हैं, सब सिंधु घाटी सभ्यता से है। पशुपालन की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। हालांकि इसका प्रॉपर अधिक संख्या में वैदिक सभ्यता में देखने को मिलेगी, जो इसके बाद की सभ्यता मानी जाती है। तो आप देखेंगे पालतू जानवरों को पालना, उसके अलावे कृषि करना, कृषि में बहुफसली व्यवस्था, एक होती है बहुफसली व्यवस्था। बहुफसली व्यवस्था कहने का मतलब क्या है, एक ही स्थान पर, एक ही क्षेत्र में बहुत सारे फसलों को एक साथ उगाना, उसको बोलते हैं हम
बहुफसली व्यवस्था बोलते हैं। तो जो बहुफसली व्यवस्था है ये भी कहाँ की है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता की देन मानी जाती है। जैसे बहुफसली व्यवस्था, हमने पीछे बात की है कि हड़प्पा जो सभ्यता था वहां पर बहुत सारे फसल उगाए जाते थे। हालांकि सबसे अधिक मात्रा में जौ की खेती होती थी, लेकिन इसके अलावे जौ की भी हो रही है, कपास की हो रही है, गेहूं की हो रही है, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, जो भी जायद फसल आप पढ़ते होंगे, ये सारी जो फसलें हैं बहुफसली व्यवस्था एक साथ वहां पर देखने को मिलती थी। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस सारी चीजों को समझ रहे हैं कि बहुफसली व्यवस्था जो आज भारत में है, माना जाता है कि मृदा को उर्वर क्षमता इसका बनाए रखने के लिए इसको अपनाया जाता है, जिसको फसल चक्र भी बोल सकते हैं या बहुफसली व्यवस्था। ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। तो बहुत सारे भारत से सीखा है, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारी चीजें क्या सीखा, भारत सीखा। और ये सिंधु घाटी सभ्यता से भारत ही नहीं सीखा, पूरे वर्ल्ड में आप देखते हैं जो बड़े बड़े शहर है, वो सारी चीज़ें जो है आज ये कंसेप्ट जो आया है स्मार्ट सिटी का, स्मार्ट शहर का, नगर नियोजन का, प्लानिंग का, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन मानी जाती है। तो मैं आशा करूंगा कि आप सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब हम बात कर लेंगे आगे कि आखिर जो इतनी बड़ी जो सभ्यता थी, एक बड़ी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो फैली थी, माना जाता है कि इसकी क्षेत्रफल लगभग 12,99,000 के आसपास। हालांकि अब तो खोज हो रहे हैं, हो सकता है कि इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल, आगे आगे इसको मतलब हम लोग ज़्यादा मात्रा में देखेंगे कि इसका क्षेत्र और विस्तारित हो गया है, लेकिन माना जाता है कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये सभ्यता विकसित थी। तो आखिर एक बड़ी सभ्यता जो विकसित है, जहाँ की इकोनॉमी बड़ी है, जहाँ के लोग क्या हैं, विकसित हैं, महिलाओं, और एक सिंधु घाटी सभ्यता के दिन आप लोग ये भी जानते हैं कि महिलाओं का प्रॉपर अधिकार था, समाज में समान अधिकार है, महिलाएं भी आभूषण, और पुरुष के साथ साथ पुरुष भी आभूषण का मतलब कि उपयोग कर रहा है, पहन रहा है, कानबाली वगैरह हो गया, कड़ा वगैरह जो भी देखते हैं। आज समाज में जो जादू टोना की बात आती है, सब सिंधु घाटी सभ्यता के दिन है। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे खेल भी खेले जाते थे, तो इस सारी सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। लेकिन हम बात करेंगे समाप्ति की बात है कि आखिर क्यों इसे समाप्त हो गया, कौन कौन से जिम्मेवार कारक थे कि आखिर एक विकसित सभ्यता जो एक अपना वर्चस्व कायम की थी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, ये कैसे समाप्त हो जाती है। तो हम क्या करके बातें करते हैं अलग अलग भूगोलवेताओं के द्वारा, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा इसके प्रमुख अलग अलग कारण बताए गए हैं। जैसे सबसे प्रमुख कारण माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी समाप्ति में सबसे प्रमुख कारक माना जाता है आर्यों का आक्रमण। यानी भारत में जब आर्यों का आक्रमण हुआ, आर्य कौन थे, कहां से आए, हम आगे बात करेंगे, लेकिन अलग अलग इसमें भी इतिहासकार का मत है कि कोई इतिहासकार बोलता है कि तिब्बत से आर्य आए। आर्य, मैं बता दूं कि आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, होता है जो श्रेष्ठ थे, है कि नहीं। कोई बोलता है कि सेंट्रल एशिया से आए, कोई बोलता है कि उत्तरी ध्रुव से आए, कोई बोलता है कि तिब्बत के निवासी थे आर्य, कोई बोलता है कि नहीं नहीं ये भारत के ही थे। तो ये अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, लेकिन हम देखेंगे, हम आगे बात करेंगे इस पर, जो सटीक होगा उसको हम एक तरीके से एनालिसिस करेंगे कि कौन सा जो विचार है, कौन किस पर हम सहमति बना सके कि आर्य कहाँ के थे। लेकिन जो सबसे प्रमुख है कारण माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाप्ति हुआ, जो नष्ट हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, ये आर्यों के आक्रमण से होता है कि नहीं। तो देखेंगे इस तर्क को कि कितना ही सही तर्क है। उसके अलावा माना जाता है, जो सेकेंड मत है, कि ये सभ्यता जो समाप्त होती है उसमें सबसे प्रमुख कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन का है, यानी क्लाइमेट चेंज का है। तो क्लाइमेट चेंज को भी माना जाता है कि जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता का हो गई, नष्ट हो गई। तीसरा तर्क माना जाता है, जो थर्ड नंबर है, ये माना जाता है कि नहीं नहीं ये जो सभ्यता है इसमें सबसे प्रमुख कारण हो सकता है कि बाढ़ होगा या सूखा आया होगा, ये भी है। एक और मत है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण, यानी जो प्रशासनिक कार्य वहां पर जो प्रशासन चलाए जाते थे, अब हमने बात की है पहले कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, वहां पर जो शासन की जो प्रणाली थी, जो सिस्टम था, वो एक तरीके से राजतंत्रात्मक थी। हालांकि कहीं कहीं प्रजातंत्रात्मक भी देखने को मिले, जैसे मोहनजोदड़ो था, वहां पर जनतंत्रात्मक यानी प्रजातंत्रात्मक सिस्टम पाया जाता था। हालांकि इसके अलावा जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी स्थल थे, वहां पर राजतंत्र वाली प्रणाली थी। तो माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता समाप्ति के पीछे
जो प्रशासनिक शिथिलता थी, यानी जो प्रशासनिक के कार्य थे, ये विफल हो जाती है। इसके कारण जो एक बड़ी सभ्यता नष्ट हो जाती है। इसके अलावे एक और मत है, पांचवा मत, कि नहीं, भूकंप के चलते यानी अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक के चलते क्या हो गई, ये सभ्यता समाप्त हो जाती है। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कोई बोलता है कि बाढ़ सूखा से समाप्ति हो गया होगा, कोई बोलता है कि प्रशासनिक शिथिलता आ गई होगी, अचानक एक बड़ी सभ्यता थी तो ये समाप्त हो गई होगी, और कोई बोलता है कि आर्यों का आक्रमण। लेकिन मेरे अनुसार, जितना हमने अभी पढ़ा है, जितने बुकों का अध्ययन किया उसके अनुसार, और आप भी अगर देखिएगा, थोड़ा सा देखिए, किसी भी सोशल साइंस जो सब्जेक्ट होता है उसमें सभी बातें एक तरीके अनुमान पर होती है, ये सटीक नहीं होती है। आप लोग पढ़िएगा, जो इतिहासकार होता है, एक के इतिहासकार वही अच्छा होता है जो दार्शनिक हो, जो समाज शास्त्री हो, उसी को माना जाता है कि इतिहासकार वही अच्छा होगा, वो सटीक लिखेगा। किसी भी बातों को मानने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे तर्क आ गए कि भूकंप हो सकता है समाप्ति के कारण में, ये सारी चीजें होती है। लेकिन मेरे अनुसार, जितना हमने अभी पढ़ा है, हो सकता है कि आप भी पढ़े होंगे, आप हमसे सीनियर हो सकते हैं, तो आप लोग जवाब में दीजिएगा। लेकिन मेरे अनुसार जो सबसे सटीक परिणाम है आर्यों के आक्रमण का, इसके कारण माना जाता है, मेरे अनुसार हम कहेंगे कि आर्यों के आक्रमण के कारण होता है। अब इस तर्क को थोड़ा सा हम बताते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। इसलिए कि देखिए, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ये भी हो सकता है, लेकिन उतना सही नहीं है मेरे अनुसार। हालांकि इतिहासकार बताए हैं, तो भी रिसर्च करके बताए होंगे कि हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन होगा, और जो भी हिमालय से नदियां निकल रही थी, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो विकास होता है, तो उसका विकास हुआ सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। तो सिंधु और सहायक नदियों के द्वारा इसका विकास होता है, तो हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन आए, यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ गई होगी, और टेम्परेचर में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप ग्लेशियर अधिक मात्रा में पिघलने लगे होंगे, और जल की एक तरीके से भारी भरकम बाढ़ के रूप में एक तरीके से आ गया होगा उस क्षेत्रों में, और हो सकता है कि इसके कारण समाप्त हो गया होगा। तो बाढ़ है और जलवायु परिवर्तन, ये भी माना जा सकता है, हालांकि उतना नहीं है। अच्छा, तीसरा ये चीज देख रहे होंगे आप लोग, प्रशासनिक शिथिलता, एक बेहतर शिथिलता जिसमें एक तरीके से प्रशासन ठीक ठाक है, सभी लोग विकसित थे। तो मेरा मानना यह है कि जो लोग अच्छे होते हैं, समाज में शिक्षित होते हैं, तो प्रशासनिक शिथिलता वहां पर प्रायः कम देखने को मिलती है। अब देखिएगा, जहां पर लोग शिक्षित होंगे वहां पर प्रशासन ठीक ठाक से चलता है, अपने अधिकारों को जानते होंगे, आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान होता होगा, तो ये हो सकता है। लेकिन एक आता है भूकंप। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है, ये किसी भी प्लेट टेक्टोनिक एरिया में नहीं आता है। हालांकि हिमालय के अगल बगल जो भी प्लेट है टेक्टोनिक, जो आपस में प्लेट टकरा रहे हैं, हिमालय के क्षेत्र में है। लेकिन जो ये हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था, इसमें प्राय नहीं पाया जाता। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ से भी एक भारत का जो एक तरीके से टेक्टोनिक प्लेट देखने को मिली है। गुजरात में एक भुज जगह है, भुज में जो खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में पड़ता है, तो वहां से प्लेट अभी विखंडित हो रही है। तो माना जा रहा है कि भारत भी दो टुकड़ों में आगामी वर्षों में बढ़ जाएगा। हालांकि करोड़ों वर्ष लगेंगे इसको बनने में, दो भागों में। तो ये भी जो तर्क दिया है, सब जियोग्राफर का एक तर्क है। जियोग्राफर, हमने बोला ना, जो दार्शनिक होता है, आगे की बातों को सोचता है, वही अच्छा इतिहासकार हो सकता है। लेकिन हम इस बात को देखेंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कि सबसे सटीक कौन है। लेकिन आपके प्रश्न पूछे तो ये सारे चीजों को बताना होगा। लेकिन सबसे सटीक तर्क कौन होता है, आर्यों का आक्रमण। ऐसा क्यों, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो चलिए हम देखते हैं। हमने पीछे देखा है क्लास में कि जो आर्यों का आक्रमण हुआ, हालांकि पहले देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ थी। थोड़ा सा हम मैप बना लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, हमने बताया है आपको कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, ये भारत में तो थी ही, लेकिन उसके अलावे पाकिस्तान के क्षेत्र में, पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया, इस क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता का था विस्तार था। इन सारी क्षेत्रों में क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार थे। यहाँ पर आपका हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा, और यहाँ पर मान लिया जाए कि अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया। तो मान लिया जाए कि हम यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ये एरिया हो गया, और इधर से क्या होता है, आर्यों का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होगा, आर्यों का आक्रमण। और एक इतिहासकार है जिसका नाम है, उसका नाम है मैक्स मूलर। उसका नाम क्या है, मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर के अनुसार ही
हम बता रहे हैं कि मैक्सवेलर बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति कैसे होती है, तो आर्यों के आक्रमण से, आर्यों के आक्रमण से। क्योंकि मैक्स मुलर जो है, मैक्स मुलर एक इतिहासकार है, ये कहता क्या है कि जो आर्य थे, जो आर्य हैं, आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। जो आर्य थे कहाँ के थे, मैक्स मुलर के अनुसार ये कहाँ के थे, मध्य एशिया के थे। यानी आर्य कहाँ के थे, मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया के ये निवासी माने जाते हैं। आर्य कहाँ के थे, सेंट्रल एशिया के। और सेंट्रल एशिया मैं बता दूं आपको, जो सेंट्रल एशिया है मध्य एशिया है। मध्य एशिया में जिसमें तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान का एरिया आता है, मध्य एशिया में क्या है, मरुस्थल अधिक है। क्या है, मरुस्थल अधिक है। और मरुस्थल अधिक होने के कारण क्या है वहां पर, कि कृषि कार्य अधिक नहीं होता है, और उस समय भी नहीं होता था। कृषि वहां पर अधिक मात्रा में नहीं है, और कृषि अधिक मात्रा में नहीं है तो वहां से जो भी उत्पादन होता होगा वो क्या होता होगा, कम होता होगा, जिससे आय का होती होगी, कम होती होगी। आय क्या होता होगा, कम होता होगा। ऐसा मेरा मानना है कि मध्य एशिया क्या है, मरुस्थल है। ये बात सही भी है कि मरुस्थल इलाका है, और मरुस्थल होने के कारण वहां पर कृषि नहीं होगी, क्योंकि जल का अभाव है। और कृषि नहीं होगी तो उस समय के आज से 4500 साल पहले, 3000 साल पहले, क्योंकि ये अंतिम स्टेज है हड़प्पा सभ्यता की, तो आय कम है इस एरिया में, आय कम है। और यहाँ के निवासी कौन माने जाते हैं, मैक्स मुलर के अनुसार कौन, आर्य माने जाते हैं। तो आर्य कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए। कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया से आते हैं, और कहाँ आते हैं, मध्य एशिया से भारत की ओर। यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। और हमने बताया है पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये क्या थी, एक विकसित सभ्यता थी। क्या थी, एक विकसित सभ्यता थी। क्यों विकसित थी, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर अधिक मात्रा में होते थे। एग्रीकल्चर क्यों होते थे, क्योंकि दुआब एरिया का था, अधिक था। दुआब एरिया क्यों अधिक था, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ थी। नदियाँ क्यों थी, क्योंकि नदियाँ हिमालय से निकलती थी। हिमालय से क्यों निकलती थी, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर था। तो बहुत सारे कारण है इसके पीछे। तो ये सभ्यता क्या है, विकसित है। यानी यहाँ पर जो इकोनॉमी है, यहाँ की जो इकोनॉमी है क्या है, एक बड़ी इकोनॉमी है। और मध्य एशिया की क्या है, आय कम है, यानी यहाँ की इकोनॉमी क्या है, कम है। तो बताइए कि एक के यहाँ पर जो घर है एक तरीके से एरिया है, और एक यहाँ पर एरिया है, और यहाँ की जो इकोनॉमी है ये क्या है, कम है, और यहाँ की इकोनॉमी क्या है, हाई है। तो कोई भी व्यक्ति कहाँ आक्रमण करना चाहेगा, कहाँ आक्रमण करना चाहेगा, जहाँ पर हाई इकोनॉमी हो, यानी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, तभी तो वहां पर आक्रमण करेगा। आप किसी गरीब के घर में आक्रमण करिएगा, नहीं करिएगा। जहां पर कुछ पैसा होता है कि वहां से कुछ हमको लाभ प्राप्त हो जाए, वहां पर आक्रमण कीजिएगा। तो आर्य पहले से क्या थे, पहले से कमजोर नहीं बोलेंगे, एक तरीके से आर्थिक रूप से क्या थे, कमजोर थे। लेकिन आर्य को माना जाता है कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर नहीं थे। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमी क्या है, मजबूत है, यहाँ पर इकोनॉमी क्या है, कमजोर है। इसी कारण से आर्य कहाँ आना चाह रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों में आना चाह रहे हैं, भारत की ओर आना चाह रहे हैं, जहां पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था।